आराम बाग की तस्वीर है। यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। बीजेपी और टीएमसी यहाँ पर भी आमने सामने है और यह आराम बाग की तस्वीर है। देखिए देखिए क्या हो रहा है, हाथ में लाठी डंडों की नौबत आ गई है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, लेकिन इन सब के बीच आप देख रहे हैं बीजेपी और टीएमसी वाले आमने सामने। अनुपम हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या हो रहा है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आराम बाग की, आमने सामने टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। जी देखिए, कई जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं और आराम बाग में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच एक जगह क्लैश हुआ है, हाथापाई की नौबत आ गई है। और ये जो हुआ है, ये खास तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि वोट देने नहीं दिया जा रहा है, उसी को लेकर सबसे पहले कहासुनी हुई। फिर नौबत यहाँ तक आ गई है कि दोनों जो कार्यकर्ता हैं दोनों ही पार्टियों के, वो आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए हैं। हालांकि ये जगह दूसरी जगह है और मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पर लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं, कतार हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उसका चरम अब देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। बड़ी हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन इस तरह छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। गोघाट से आ रही हैं, जहां पर गोघाट में इस तरह की खबर हुई है, आराम बाग में आ रही है। दक्षिण 24 परगना के भी एक दो हिस्सों से इस तरह की खबरें आई हैं। अंजना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम आराम बाग की दिखा रहे हैं वो घटना हम आपको दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं और छिटपुट। हालांकि आप देखें पूरी तस्वीरें तो हावड़ा के उलबेरिया में एक घटना जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता कैसे और ईवीएम मिलने के बाद बवाल हुआ, और ये अब आराम बाग की तस्वीरें आ रही हैं। जयंतो जी, जल्दी से कमेंट आपसे। इधर प्रधानमंत्री का स्थापना दिवस पर संबोधन, राजनीतिक हिंसा की चर्चा, इधर वोटिंग हो रही है और ये झड़पों की तस्वीरें 2-3 जगहों से। देखिए, ये जो घटना हो रही है, दोनों मतलब घटना ये बहुत दुखद है। मतलब ये हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो ट्रेडिशन है और वो ट्रेडिशन में बार बार हिंसा आ जाते हैं। इस बार अभी तक सेकेंड फेज जो है, फर्स्ट फेज, उसमें हिंसा मतलब थोड़ा बहुत जो हुआ है वो इतना बड़ा कोई घटना नहीं हुई है। हमें अभी भी उम्मीद है जो हुई है वो नियंत्रण में आ जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है और इलेक्शन कमीशन इस बार बहुत एक्टिव है। लेकिन ये जो घटना है ये कहाँ हो रहा है? देखिए, उलुबेरिया में हो रहा है। उलुबेरिया में उलुबेरिया 1, उलुबेरिया 2, ये दोनों सीट जो है ये इसमें माइनॉरिटी का डोमिनेंट रोल होते हैं और यहाँ बहुत ध्रुवीकरण की संभावना होती है और यहाँ ममता बनर्जी के पार्टी के बहुत ताकत, पावर है। लेकिन क्लैशेस अगर होगा, मतलब बीजेपी के साथ अगर क्लैश होगा तो माना जाएगा कि बीजेपी ही कॉन्फ्रंट करने के स्थिति में उलुबेरिया में आया है। क्योंकि हिंसा जब होते हैं, क्लैशेस जब होते हैं, ये 2 वे होता है, ये तो 1 वे नहीं हो सकता है। अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है तो आप काउंटर भी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन चुनाव को ये ईवीएम मशीन मिलना ये बहुत चिंताजनक है और ये जो हिंसा की तरफ अगर ना जाए, ये हम भी उम्मीद करते हैं हर नागरिक करेंगे और चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस इसको नियंत्रण में रखेगा, ये उम्मीद है। लेकिन ये जो घटना है इसको पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जगह है, ये तृणमूल के गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, राजनीतिक महत्व क्या है, बिल्कुल उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उलबेरिया भी आपने बताया, ध्रुवीकरण की बात भी की, इन सब पर चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ प्रभु चावला जी, एडिटोरियल कंसल्टेंट टीवी टुडे ग्रुप के भी जुड़ गए हैं और श्रीनिवास जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार दक्षिण, पर उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन प्रभु जी, आपके साथ अब शुरुआत करते हैं जल्दी सिरे से, क्योंकि अगर एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प संजय जी भी बता रहे थे, ध्रुवीकरण, ये जो पश्चिम बंगाल जहां पर आज वोटिंग हो रही है, ममता का गढ़ है और नंदीग्राम उनको अपनी विरासत वहां पर बचानी थी, तो आज का भी फेज बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। और इसी के साथ जिस ध्रुवीकरण की चर्चा जयंतोदा कर रहे हैं, क्या और इधर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है सर आपके आने के जस्ट पहले, उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हमारे कार्यकर्ता। क्योंकि जब से मैं निकला घर से तब तक भाषण सुनता आ रहा था उनका जी, सुनने में लगा कि ध्रुवीकरण की बात बहुत हो रही है, पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, हम लोग इस बात पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि ध्रुवीकरण 2 पार्टी फाइट हो रही है या 3 पार्टी, ट्रायंगुलर फंटेस्ट हो रहा है या डायरेक्ट फंटेस्ट हो रहा है। मेरे को लगता है कि आज हम ये डिस्कस कर नहीं रहे कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है कि नहीं वहां पर,
क्योंकि मैं चर्चा में देखता नहीं कोई डिस्कस करता हूँ कि लेफ्ट कांग्रेस भी चुनाव उसमें है कि नहीं है। यही एक संकेत है, यही एक संकेत मेरे को टीवी चैनल्स में भी चर्चाएं नहीं हो रही हैं कि कांग्रेस जैसे एक तरफ से नहीं देख रहे हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस और लेफ्ट से खत्म हुई हुई वेस्ट बंगाल से, सिर्फ बीजेपी है यार ममता जी हैं। तो इसलिए जब तक हम ध्रुवीकरण की बात करेंगे, ध्रुवीकरण पॉलिटिकल हो रहा है या कम्युनल हो रहा है, इसके बारे में भी देखना चाहिए। ध्रुवीकरण ये भी हो सकता है कि ममता को हराना है, वो बीजेपी का नारा है, और बाकियों का नारा ये हो सकता है कि हमने मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है। कि जब कोई भी चैनल, कोई भी अखबार कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में चर्चा ही नहीं करता, कि अब रंजन चौधरी भी वहां पर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। इसकी एक वजह है प्रभु जी, जी सब इंतजार ही करते रह गए कि राहुल गांधी जाएंगे प्रचार करने। नहीं, वो तो अपने तो कहीं पार्टी नहीं तो नहीं समर्पण कर। नहीं, अब नैरेटिव तो हम या तो मोदी डिसाइड करेंगे। ये है सवाल कि अगर आप कहते हैं कि वहां पर लेफ्ट जो 34 साल तक राज किया, वो है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा तो होनी, तभी तो रिजल्ट आएगा। अगर वहां ट्रायंगुलर फाइट नहीं है तो सीधी फाइट में बीजेपी और टीएमसी में, स्टेट फाइट में क्या फर्क होगा? पोलराइजेशन तभी हो जाएगा एकदम। एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वहां पर हो रहा है, मेरे को लगता है, और दूसरा कम्युनल कोशिश करने की थी टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट ने ये सोचा, मेरे को लगता है, मैं वहां गया नहीं हूं, कि जो लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट को इग्नोर किया है या उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया है, मेरे को लगता है कि वहां पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के भी संकेत आ रहे हैं कि हमने किसी तरह से बीजेपी को रोकना है। ठीक है, ये तो वहां पे रिपोर्टर बता सकते कि क्या है। बिल्कुल, जयंतदा का इस पर रिएक्शन भी लेंगे, दिलचस्प होगा वहां से। और श्रीनिवास जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। एक बार बहुत दिलचस्प आंकड़े संजय जी के पास इस बारे में है, हर फेज में किस तरह से एक धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की जब चर्चा होती है। लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इंद्रजीत कुंडू जुड़ रहे हैं इस वक्त डायमंड हार्बर से। यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी का इलाका, उनको इस बार बचाना, नंदीग्राम पिछली बार ममता को बचाना था। सूर्याग्नि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए दक्षिण 24 परगना से। अनुपम मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं हुगली से, आरामबाग से वो हैं, और वहीं की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए एक बार इंद्रजीत, एक बार नजारा वहां का दिखा दीजिए इंद्रो, और जो कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं उसके बारे में बताएं, जिसके बाद हम ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लौटेंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त फकीर चांद कॉलेज का बूथ में हूं जो डायमंड हार्बर में आता है। और जैसा कि हम कह रहे थे, डायमंड हार्बर क्षेत्र अभिषेक बैनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, और ये अभिषेक बैनर्जी का खुद का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और यहाँ पे इस बार किस तरह की चुनौती जो विरोधी दल है वो दे पाती है, बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सिर्फ बीजेपी यहाँ पे चैलेंजर नहीं है, उसके साथ साथ दक्षिण 24 परगना के आईएसएफ जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, उनकी भी खबर आ रही है। तृणमूल आरोप लगा रहे हैं आईएसएफ पर, आईएसएफ आरोप लगा रही है तृणमूल पर कि छुटपुट घटनाएं हो रही है। लेकिन आमतौर पर अगर हम कहें कि सुबह 7 बजे से अभी तक जो वोटिंग प्रोसेस है वो पीसफुल रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ कम्युनल नहीं है, जैसा कि प्रभु जी कह रहे थे, राजनीतिक भी है, क्योंकि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसमें जो लेफ्ट का जो श्रिंकिंग स्पेस है, किस तरह से वो रीइमेजिन कर सकता है लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि कल मैं बात कर रहा था सृजन भट्टाचार्य से, जो एसएफआई के संपादक हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के। सिर्फ महज 27 साल उनका उम्र है, और इस तरह से लेफ्ट ने वो दीक्षिता धर हो या ঐশী घोष जो जेएनयू के यूनियन प्रेसिडेंट है, इन सबको इस बार इस लड़ाई के मैदान में जंग में उतार दिया है, ताकि किसी ना किसी तरह से लेफ्ट का जो परसेप्शन था कि एक बूढ़े लोगों की पार्टी है, एक एल्डरली का पार्टी है, उसको रीइमेजिन करने की कोशिश हुई है, ताकि नया ब्लड, फ्रेश ब्लड लाके लेफ्ट को रिवाइव करने की एक कोशिश जरूर हो रही है इस चुनाव। ठीक है, ठीक है, मैं अनुपम आपके पास भी आऊंगी और सूर्याग्नि आपके पास भी। संजय जी, देखिए अब तो 3 तरह की बातें हो गई। एक तो ध्रुवीकरण में राजनीतिक ध्रुवीकरण, जो ग्राउंड से भी हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी जबरदस्त हुआ है। लेफ्ट अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है, हम सिर्फ बुजुर्गों की पार्टी नहीं है, युवा लोगों को शामिल करके। लेकिन तीसरी तरफ सर, महिला वोटर्स जो आज दिख रही हैं, मैं चाहती हूं कि आंकड़े के साथ आप उस पर भी बात कीजिए जिस ध्रुवीकरण की बात हो रही है। और महिला वोटर्स का हर फेज में इतनी तादाद में पहुंचना क्या संकेत दे रहा है, ये देखिए ना कतारें। और इंद्रो दिखा रहे थे कि जहां पुरुषों की कतार खत्म भी हो जाती है, उसके बाद भी महिलाओं की कतार लंबी है उनसे। ये क्या कह रहा है बंगाल के? देखिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण तो बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं शुरू से मेरा यह मानना है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ ममता के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या आप ममता बनर्जी को दोबारा या तिबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे वोटर तृणमूल को वोट करेंगे। और वो सारे वोटर जो चाहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी का 10 साल का शासन बहुत है और वो परिवर्तन चाहते हैं, तो वैसे लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। क्योंकि जो तीसरा गठबंधन है जिसकी चर्चा अभी प्रभु चावला जी कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ है,
उसकी वजूद नहीं है, उसके पास कोई वोट बैंक दिखाई नहीं पड़ता। तो बिल्कुल ध्रुवीकरण, पॉलिटिकल ध्रुवीकरण बिल्कुल मुझे साफ दिखाई पड़ता है, प्रो ममता एंड एंटी ममता। जहां तक सामाजिक ध्रुवीकरण की बात है, वो भी बंगाल के चुनाव में बीच बीच में उठ करके हमारे सामने आता है। जिस बात का जिक्र आप अंजना कर रही थी, अगर आप ये 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, अगर आप देखें कि इन चरणों में 8 चरणों में मुस्लिम मतदाताओं की अगर हम बात करें तो कैसे इनका परसेंटेज अलग अलग चरणों में किस तरह से है। पहले चरण में सबसे कम, पूरे मतदाताओं में सिर्फ 7-8% मुस्लिम मतदाता, 7 या 8% पहले फेज में मुस्लिम, पहले फेज ठीक है। दूसरे फेज में सिर्फ 11% मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है। तीसरे फेज में थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन 28%, जहां आज वोटिंग पड़ आज 28%, आज 28% है, 29% बल्कि। चौथे फेज में आइए 16%, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें, आप अलग अलग फेज की जब बात करेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बढ़ती जाती है। 16%, 18%, 28%, 35% और आखिरी फेज में 39%। तो जिसको कहते हैं जमीन एक तरह से तैयार है, अब किसको कितनी बैटिंग करनी हो तो समय बताएगा। 39% आखिरी फेज में आप बता रहे हैं, 35% के आसपास 7th फेज में। ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। देखिए इसमें भी इलेक्शन कमीशन और किन इलाकों में कहां कब वोटिंग है, कई सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन अब मैं महिलाओं पर एक बार नए सिरे से पूरी चर्चा, अनुपम मिश्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और अनुपम, जो हिंसा है उसकी भी खबरें आप आरामबाग में चूंकि मौजूद हैं, लेकिन महिला वोटर्स का एक बार फिर से दिखाइए, क्या वही जोश जो सुबह हम देख रहे थे कतार लंबी, वैसा ही कुछ दिख रहा है? जी बिल्कुल अंजना, मैं दिखा रहा हूं आपको पीछे, मेरे पीछे कई कतारें हैं, काफी बड़ा बूथ है यहाँ पर, 6 बूथ हैं यहाँ पर, और महिलाओं की अलग कतार यहाँ पर की गई है। और महिलाओं की लाइन पुरुषों की लाइन से कहीं मायनों में कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। ये जो महिलाओं की लाइन है, कतार है, ये भीतर तक जा रही है, और भीतर से जो बाहर आ रही है, आप देख रहे हैं पीछे की ओर, चूंकि छाया खोज रहे हैं तो ये पीछे की ओर तक जा रही है और इस तरफ तक जा रही है। और सिर्फ ये एक लाइन नहीं है, एक कतार नहीं है, इसके अलावा भी कई कतारें हम देख रहे हैं जो महिलाओं की हैं। सामने की ओर भी कतार हैं, पुरुषों की कतारें भी हैं, लेकिन महिलाओं की कतारें इस वक्त, जो महिलाओं की संख्या है, जो सुबह जिस तेजी में हम लोग देख रहे थे, जिस जोश में महिलाएं आ रही थी, लगभग वही जोश, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है फिर भी वही जोश हमें महिलाओं में देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे बात करने की। आप यहाँ पर सुबह बहुत लोगों को हमने देखा आया, आप अभी आई हैं, तो ये देरी क्यों हुई है? मतलब सुबह हम देख रहे हैं काफी महिलाएं आ रही हैं। खाली होगा तब आएंगे, इसलिए अब आए हैं। महिलाओं के दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है, अगर आरामबाग के बारे में पूछें तो? मैं कैसे बताऊं? पानी, बिजली, सड़क, कोई तो होगा। सड़क को थोड़ा ठीक ठाक होना है। इसके अलावा भी कोई मुद्दा है क्या, ध्रुवीकरण या इस तरह का कोई बातचीत है क्या यहाँ? नहीं, शांति से रहे सब, यही। शांति से रहें सब। महिलाओं की एक चाहत होती है कि हर सब कुछ शांति से हो, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हमने यहाँ देखी है बंगाल में, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को ही आखिरकार भुक्तभोगी बनना पड़ता है। तो एक न एक कहीं चिंता उनके मन में ये जरूर है कि जो भी हो शांति से हो और सही तरीके से हो, हिंसा कम हो। चुनावी ताकत के तौर पर महिला वोटर उभरी है, और ये पिछले कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं। रस्साकशी, लेकिन मोदी या फिर ममता, क्योंकि दोनों ही दावा करती हैं कि महिलाएं तो हमारी तरफ हैं। जल्दी से सूर्याग्नि, वहां पर क्या नजारा है? दक्षिण 24 परगना में आप मौजूद हैं। देखिए दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर इलाके में जहां पे हम लोग सुबह से हैं, वही सेम नजारा वही है कि महिला वोटर जो है वो खुल के आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। पुरुषों से ज्यादा हमने महिलाओं को वोटिंग लाइंस में सुबह से देखा है। कुछ लोगों से हमने बात भी की और उन्होंने लाइव टीवी पे ये भी कहा कि महिलाएं क्या सोच के वोट देती है। एक, वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरी वुमेन सेफ्टी। तो महिला, जब हम किसी महिला वोटर से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांगली उभर कर आता है कि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर जो है वो पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड है। उनको पता है कि उनके जिंदगी में क्या क्या समस्या है, कौन कौन समस्या का समाधान कर सकता है। और शायद इसी वजह से अगर हम देखें तो एवरेज में पिछली बार 80% वोटिंग हुआ है और पश्चिम बंगाल के इलेक्टोरेट में 49% महिला है। तो ये हो नहीं सकता कि महिलाएं वोट नहीं देती। यहाँ पे महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं और खुल के वोटिंग करी, और शायद इसी वजह से 80% की एवरेज को लेकर पश्चिम बंगाल में पहले 2 फेजेस में वोटिंग जो है वो हुआ है।